हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 23 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एंजॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज और पर्संस? फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सेकंड, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। थर्ड, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। तीनों ऑप्शंस जो है, तीनों कंपोनेंट्स जो है, दे ऑल एंजॉयज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राइट। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि इट इज सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन इम्यूनिटीज विच आर गिवन टू दी both the houses of parliament, the members of both the houses of parliament, and also to the parliamentary committees, right? सो हमारा आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। अगेन पार्लियामेंट जो है वो इस वजह से न्यूज में है, ऑपोजिशन चल रहा है अभी, जो रिसेंटली फार्म बिल्स पास हुआ है इसकी वजह से। दूसरी चीज की ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की वजह से न्यूज में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लीडर ऑफ ऑपोजिशन टेक्स पार्ट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? फर्स्ट, लोकपाल। सेकंड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। थर्ड, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एंड फोर्थ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अथॉरिटीज के मेंबर या फिर चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो पार्टिसिपेशन उनका पार्टिसिपेशन है, राइट। तो फर्स्ट है लोकपाल। अब लोकपाल के जो चेयरमैन एंड मेंबर्स है उसको अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन की कमिटी है उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं along with the prime minister and the selected minister, right। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो उनके जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर जो सिलेक्ट कमिटी है रिकमेंडेशन के लिए, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर, देन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को भी अपॉइंट करते वक्त जो सिलेक्ट कमिटी है रिकमेंडेशंस के लिए, उसके अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो चारों के चारों अथॉरिटीज या फिर बॉडीज ऐसी है कि जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर में इनका पार्टिसिपेशन है। आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए ऑपोजिशन जो है उसका रोल काफी बड़ा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो अभी सभी मिलके ये जो फार्म बिल्स है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से ऑपोजिशन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द बोर्दोलॉय कमिटी is related to dash. First, poverty alleviation. Second, women empowerment. Third, sixth schedule of the constitution. And fourth, environment protection. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बोर्दोलॉय कमिटी जो है, इट वॉज द कमिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराउंड इन 1949, जिन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से शेड्यूल जो है वो बनाना चाहिए ताकि उनका भी इक्वल डेवलपमेंट हो एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। और फिर उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने सिक्स्थ शेड्यूल करके एक अलग से शेड्यूल बनाया था दैट डील्स विद द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सो आंसर है सी, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी लद्दाख जो है उनकी ये डिमांड चल रही है कि लद्दाख शुड बी इंक्लूडेड इनटू द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से ये सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट,
A political party should secure certain seats in the House of People in order to be registered as a national political party. Second, State Election Commission is the final authority to recognize any party as a state political party. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज ए वन ओनली. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट. अब देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के अंदर कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो है वो जीतनी पड़ेगी और उसकी अथॉरिटी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द पावर्स गिवन बाय आर्टिकल 324 and certain provisions of Representation of Peoples Act recognize any political party as national political party based on certain conditions. कि इतने वोट्स मिनिमम मिले होने चाहिए, इतनी सीट्स जो है वो सिक्योर करनी चाहिए. तो ऐसे क्राइटेरियाज के बेसिस पे किसी भी पार्टी को ये रिकॉग्निशन मिलता है. सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज आप सभी को पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो मतलब कि किसी पार्टी को अगर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करना है उसकी अथॉरिटी भी किसके पास होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी. सो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखा है, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. आंसर इज ए वन ओनली. सो अभी पंजाब के अंदर कुछ रेबल एमएलएज जो है उन्होंने ये कहा है कि वी विल अप्रोच द इलेक्शन कमीशन कि हमको एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनानी है. इस वजह से ये रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी? ईपीसीए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी टू टैकल दिल्लीज एयर पॉल्यूशन. सेकेंड, इट एनफोर्सेस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP in NCR, that is National Capital Region, as per the pollution levels. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए ईपीसीए के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि इट डील्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द पॉल्यूशन लेवल इन द दिल्ली NCR, राइट. सो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे ये बॉडी जो है वो बनाई गई है इन 1988 ऑलमोस्ट. और दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो भी यही अथॉरिटी जो है वो एनफोर्स करती है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो ईपीसीए जो है उन्होंने अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा को ये ऑर्डर दिया है टू एक्ट अगेंस्ट दी स्टबल बर्निंग. स्टबल बर्निंग जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसके ऊपर हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग? फर्स्ट, इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स. सेकेंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर एंड यूजफुल माइक्रोब्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज स्टबल बर्निंग की वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है. इट डिमिनिशेस द सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज यहाँ पे द बर्निंग ऑफ हस्क इट विल reduct or it will reduce the nutrients which is required for maintaining the soil fertility. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर हीट जनरेट होगी तो वहां से उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो कम होगा. आप सभी को पता है कि अगर हीट इंक्रीज होगी तो मॉइस्चर लेवल जो है वो कम होगा और इसकी वजह से जो सॉइल के लिए यूजफुल माइक्रोब्स है इट विल ऑल्सो डाई. तो इस वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा. आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2. तो स्टबल बर्निंग का इश्यू जो है वो न्यूज में है, इस वजह से यहां से क्वेश्चन आ सकता है. ये प्रीवियस स्लाइड में ये जो फोटो है वो गलत है, सॉरी फॉर द मिस्टेक. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
is or are done by Commission on Agricultural Cost and Prices, CACP. First, to recommend for the minimum support prices for paddy and wheat. Second, to recommend for fair and remunerative prices for oil seeds. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज A1 ओनली. सवाल ये पूछा गया है कि ये जो कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, उसके फंक्शंस कौन से हैं. तो फर्स्ट ये है कि वो एमएसपी जो है वो रेकमेंड करता है पैडी एंड व्हीट के लिए. ये करेक्ट है. एमएसपी जो है वो काफी सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए रेकमेंड की जाती है. रिकमेंडेशन का रोल CACP का है. हमने ऑलरेडी कई बार हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया है. इसका रोल रिकमेंडेटरी है. डिसिसिव रोल किसका है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज ये करेक्ट है कि ये रेकमेंड करता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, बट इट इज नॉट मेंट फॉर ऑयल सीड्स, इट इज फॉर द शुगर केन. ये शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो रेकमेंड करता है. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस का मतलब क्या होता है? दैट द प्राइसेस टू बी पेड बाय द ओनर ऑफ शुगर मिल्स टू द फार्मर्स. मतलब शुगर मिल्स के जो मालिक है वो शुगर केन फार्मर्स को कितनी प्राइस देंगे शुगर केन के लिए, इसको कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस. सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है. आंसर इज A1 ओनली. सो एमएसपी जो है वो न्यूज में है और एमएसपी के अंदर रिकमेंडेटरी रोल जो है वो किसका होता है? CACP का. तो इसके बारे में होलिस्टिकली सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रमोट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? फर्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन्स. सेकेंड, ई नाम. थर्ड, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज C, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ऑपरेशन ग्रीन के अंदर टॉप क्रॉप, टॉप का मतलब क्या होता है? टोमेटोज, ऑनियन एंड पोटैटोज. तो इसकी जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन जो है वो बनाया गया था. सो इट डज नॉट डील विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ई नाम जो है आप सभी को पता है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करके फार्मर्स एंड बायर्स जो है उनको मिलाया जाता है. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने के प्रोविजंस है. आंसर इज C, सेकेंड एंड थर्ड. सो रिसेंटली जो फार्म बिल पास हुए हैं तो उसको लेके कई सारी जगहों पे ऑपोजिशन हो रहा है. बीजेपी ने अपना ये स्टैंड रखा है कि द बिल विल प्रमोट एंड इट विल लीड अस टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम. जो बीजेपी गवर्नमेंट का टारगेट है बाय द ईयर 2022 फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करनी है. क्वेश्चन नंबर 9. मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स विद देयर सब्जेक्ट मैटर्स. फर्स्ट, शेड्यूल 4 और सामने दिया गया है. पहले मैं शेड्यूल्स कह देता हूं आपको. शेड्यूल 4, शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 8 एंड शेड्यूल नंबर 7. और सामने सब्जेक्ट मैटर्स दी गई है. लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. तो चलिए देखते हैं करेक्ट पैर की मैचिंग क्या होगी. आंसर इज A, 3, 4, 1, 2. शेड्यूल 4 जो है इट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. शेड्यूल 6 जो है इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज मेनली इन द 4 स्टेट्स आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. शेड्यूल नंबर 8 जो है इट डील्स विद द लैंग्वेजेस. टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है. एंड शेड्यूल 7 जो है जिसके अंदर लिस्ट दिए गए हैं इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जहां पे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो आंसर होगा A, 3, 4, 1, 2. सो लैंग्वेजेस एंड स्पेशली ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ये शेड्यूल 8 के बारे में आज के न्यूज़पेपर में ये
आर्टिकल दिया गया है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, Constitution allowed use of English for official purposes only for the limited period of time. Second, President is authorized to appoint a commission for the progressive use of Hindi as official language. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंग्लिश का यूज जो है फॉर द ऑफिशियल पर्पस, इट वाज ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम, दैट इज फॉर द 15 ईयर्स। अब उसके अंदर ये लिखा था कि विद इन द 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेन इन द 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है उनको कोई कमीशन बनाना पड़ेगा। इट विल रेकमेंड कि हिंदी लैंग्वेज को प्रोग्रेसिवली यूज करना चाहिए या नहीं, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कम करना चाहिए या नहीं। सो अकॉर्डिंगली 1955 के अंदर इन दी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.G. खैर एक कमीशन बनाया गया जिन्होंने इंग्लिश के यूज के ऊपर रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर किया, एंड द रिपोर्ट वाज गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर 1957 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गोविंद बल्लभ पंत एक कमीशन बनाया गया जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है उसको स्टडी किया, एंड देन इट अलाउड द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस फॉर द इनडेफिनेट टाइम। तो मतलब उन्होंने जब ये पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जब एक्ट बनाया तो उसके अंदर कहीं पे भी टाइम लिमिट जो है वो मेंशन नहीं की है। मतलब कि एज पर द करंट सिनारियो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को भी आप यूज कर सकते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अगेन ये जो आर्टिकल है जहां पे कई सारी जगह पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसको यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।